हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इट्स मी आकृति सिंह और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 साल की बीएससी नर्सिंग में सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो ना आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आपके 4 साल के बीएससी नर्सिंग के एकेडमिक कोर्स के लिए भी, एज वेल एज आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद जब जॉब करोगे तो आज इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो पॉइंट्स आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में उस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके लिए लाइफ लॉन्ग यूजफुल रहने वाला है। सो वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिकॉज इस चैनल पे टाइम टू टाइम मैं नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। ओके, सो इससे पहले मैं बताऊं कि 4 साल की बीएससी नर्सिंग में मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है। आई वांट कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप कौन से सेमेस्टर के हो और आपको उस सेमेस्टर का कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ लगता है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो एंड टू गेट योर इंटरेक्शन इन कमेंट सेक्शन। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। तो अभी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट सब्जेक्ट रहा है पूरे 4 साल की जर्नी में तो वो है भाई child health nursing, that is the pediatric nursing, and mental health nursing, that is also known as the psychiatric nursing। हाँ जी, ये दो वो सब्जेक्ट थे ना, मतलब मुझे अभी भी मेरे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वो सेमेस्टर एग्जाम याद है जिसकी पढ़ाई मैंने पूरे, कह सकते हो ना कि पूरे अपने एक एक वेन, एक एक ब्लड पार्टिकल को लगा करके मेहनत उस लेवल तक की, माइक्रो से लेकर के मैक्रो लेवल तक की मेहनत करके मैंने तैयारी करी थी। और एग्जाम में जब मैं बैठी, मैंने पेपर देखा तो मुझे सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। फॉर्चुनेटली मुझे सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बट मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, इसलिए मैं इफेक्टिवली नहीं लिख पाई थी। मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, बट होता है ना कि आप पढ़े हो 90% बट पेपर में सिर्फ 70% लिख करके आ रहे हो जस्ट बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो उसके बाद ना, मतलब रिजल्ट आने तक मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि भाई मैंने इस सेमेस्टर के लिए इतनी मेहनत करी थी, इतने अच्छे से सब कुछ तैयार किया था, एंड देन मतलब अभी जब लिखने का टाइम आया तो फिर मैं अच्छे से चीज़ों को लिख ही नहीं पाई। सो दैट्स वाई अभी मुझे जैसे ही पता चला है कि हाँ बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं तो मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दूं जिससे आप वो मिस्टेक मत करना जो मिस्टेक मैंने करी थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को अगर मैं टफेस्ट सब्जेक्ट कह रही हूँ या मेंटल हेल्थ नर्सिंग को टफेस्ट सब्जेक्ट कह रही हूँ तो क्यों कह रही हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भाई ये दोनों सब्जेक्ट टफ हैं बट आपकी डिग्री को एक अच्छी डिग्री, रिप्रेजेंटेटिव डिग्री बनाने में भी यही दो सब्जेक्ट हैं जो आपको आपकी 4 साल की बीएससी नर्सिंग में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। प्लस अगर आप इन दो सब्जेक्ट का पूरा डिटेल नॉलेज रखोगे ना तो जब आप बीएससी नर्सिंग पास आउट हो जाओगे तो ये दो सब्जेक्ट आपको आपका एक नर्सिंग में आप कह सकते हो सक्सेसफुल करियर एस्टैब्लिश करने के लिए बोनस पॉइंट का काम करेगा। तो इसलिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग को कभी भी आप इग्नोर मत करना। अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग टफ क्यों है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, दैट इज द पीडियाट्रिक नर्सिंग की। कोई भी मेन डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो या फिर जिस सब्जेक्ट का नोट्स डिस्कस करना है या नोट्स बनाना है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखो। तो सेम एज यहाँ पर भी जिस तरीके से मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देखते हैं। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग में आपको पढ़ना क्या होता है, सबसे पहले तो आपका ये इंट्रोडक्शन टू पेडियाट्रिक्स और इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। इसके बाद है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आप आते हो सबसे जो टफेस्ट यूनिट होता है, दैट इज द कंजेनाइटल एनोमलीज, ठीक है। इसमें आपका फीटल सर्कुलेशन जो होता है बहुत ही टफ होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके बाद आपका जो भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज से रिलेटेड डिजीज कंडीशन होते हैं वो होता है। जेनाइटो यूरिनरी डिजीजेज होते हैं, ठीक है। फिर आपका गैस्ट्रिक डिजीजेज होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेज होते हैं। इस तरीके से करके मतलब पूरे सिस्टम वाइज एक बच्चे की बॉडी में इतने सारे कंजेनाइटल डिजीज कंडीशन आपको पढ़ने होते हैं कि एक पॉइंट पे आ करके ना एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये डिजीज कंडीशन तो पढ़ा है, मेरे को पता है कि इस डिजीज कंडीशन में क्या है, इसका क्या मतलब है, बट इस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में कंटेंट क्या लिखना है, इसका क्या मैनेजमेंट लिखना है, कौन सी इसमें मेडिकेशन यूज करनी है, कितना डोज लिखना है, इसका एनसीपी कैसे बनेगा। तो ये सारी चीजें ना, क्योंकि इतने सारे डिजीज कंडीशन पढ़ लेते हो कि एक पॉइंट पे आकर के सब कुछ मिक्स एंड मैच हो जाता है एंड एट लास्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि जब आप लिखने बैठते हो तो आपको एग्जैक्टली कुछ भी याद ही नहीं आता, सब कुछ मिक्स एंड मैच होकर ही याद आ रहा होता है। तो इसीलिए
ये सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग टफ है, क्योंकि इसमें ना टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ने होते हैं और सब के सब डिजीज़ कंडीशन ही होते हैं, और डिजीज़ कंडीशन जो है एज इट इज़ वही है, उसमें आप कुछ भी अपने से पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकते। लाइक आप उसको एक स्टोरी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आपसे कंजेनाइटल डिजीजेस के बारे में पूछ रहा है, वो आपसे कंजेनाइटल डिजीजेस के बारे में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पूछ रहा है, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है कि कौन सा डिजीज कंडीशन है, ठीक है, उसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है। उसके बाद आपका, अगर आप उसका मैनेजमेंट लिख रहे हो तो आपको उसमें प्रॉपर मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। एट लास्ट आपको उसका एनसीपी बनाना है। ड्रग लिख रहे हो तो प्रॉपर ड्रग विथ उसके डोजेस, फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो इतना डिटेल अगर आपको आंसर लिखना है तो उसके लिए है कि इतना डिटेल आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो पीडियाट्रिक टफ है, नो डाउट टफ है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये एक लेसन मान के चलो, या फिर आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ, बट प्यार से, एक एथिकल वे में, कि भाई देखो, अगर आप ये अपना मेंटल स्टेटस बना के बैठे हो, आपका ये थॉट है कि जैसे बाकी के सेमेस्टर्स 2-4 रात पहले पढ़ करके पास कर लिया, तो ये जो 6th सेमेस्टर फाइनल होने वाला है, जिसमें आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग मेन सब्जेक्ट होने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही पार्ट आएंगे, इसको भी आप 1 रात या 2 रात पहले पढ़ के पास हो जाओगे। तो प्लीज़ अपनी इस मेंटालिटी को किनारे कर दो। कुछ नहीं तो कम से कम 10 to 15 डेज पहले से आपको इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपके पास प्रॉपर नोट्स होना है, एंड उससे पहले आपके पास आपके सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। भाई फ़ोन में रखे हो दैट्स ओके, बट एग्जाम के लिए उसका प्रिंट आउट कर लो, क्योंकि जब आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी सामने रहती है ना, तो आप वन बाय वन चीज़ों को मार्क करते पढ़ते हो। एक सिस्टमैटिक स्टडी यही होती है, कौन सा यूनिट पढ़ रहे हो, उस यूनिट के अंडर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के अंडर आपके सिलेबस में कितने सब टॉपिक दिए हैं, आपको उन सारे सब टॉपिक्स को अपने नोट्स में ऐड ऑन करते चलना है और अपने ब्रेन में भी एनरोल कराते चलना है उन सारे टॉपिक्स को, ताकि आप एग्जाम में उसी सीक्वेंस में आंसर लिख करके आओ, ठीक है। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिलेबस का हार्ड कॉपी रखो अपनी। अगर आप चाइल्ड हेल्थ के लिए एक प्रॉपर कॉपी, सेल्फ नोट्स, नो मैटर आपके कॉलेज में कॉपी बनवाई गई है नहीं बनवाई गई है, आपके पास एग्जाम के पहले आपकी अपनी एक नोट्स होनी चाहिए, जिसमें आप या तो जो चीज़ें पढ़े हो उस चीज़ों को रिवीजन के फॉर्म में लिखो उसमें, या फिर आपको जो कंटेंट पढ़ना है उस कंटेंट को सेलेक्ट करके उसमें नोट्स बनाते चलो, ताकि एग्जाम के 2-3 रात पहले आप रिवाइज करो। 2-3 रात पहले अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप 10 दिन से पहले से पढ़ रहे होगे तभी जाके एग्जाम के 2-3 दिन पहले से आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो और जा करके अपना सेमेस्टर अच्छे से क्लियर करके आओगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका ये कुछ ऐसा माइंडसेट है कि हाँ मैं तो 2 दिन पहले पढ़ लूँगी, पास हो जाऊँगी या पास हो जाऊँगा, तो प्लीज़ रिस्क मत लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन होते हैं और सब डिजीज़ कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। फीवर, नोज़िया इस तरीके से नहीं होता है भाई, कंजेनाइटल एनोमलीज़ बहुत डिटेल में पढ़नी होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पूरा माइलस्टोन होता है, ठीक है। माइलस्टोन मतलब कि नियोनेटल की ग्रोथ कैसे होगी, इन्फेंट में ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है, आपका पूरा एडोलेसेंट पीरियड में ग्रोथ कैसे होगा, चेस्ट सर्कमफेरेंस कब बढ़ता है, हेड सर्कमफेरेंस कब बढ़ता है, कितना बढ़ता है, बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, आपका ग्रोथ ग्राफ चार्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। एग्जाम है, इस सब्जेक्ट का एग्जाम होना है, तो प्लीज़ प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से सिस्टमैटिक नोट्स बना के पढ़ो। अगर आपके पास नोट्स है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नोट्स नहीं है आप अपनी लाइब्रेरी से बुक इशू करा करके नोट्स बना सकते हो। आप ऑनलाइन बहुत सारे साइट्स होते हैं जहाँ पे नोट्स अवेलेबल होते हैं, आप चाहो तो उधर से पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप 499 रुपीज़ में स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 एज वेल एज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 की डिटेल नोट्स मुझसे भी बाय कर सकते हो। एंड इट्स माय गारंटी, जो नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ उस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी नोट्स पढ़ के आप पास हो सकते हो, क्योंकि मैं वही नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी ना जिस नोट्स से मैंने पढ़ाई करी थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई वो सारे क्वेश्चंस उसी नोट्स में से मेरे पेपर में आए थे। बस थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि अनफॉर्चुनेटली टाइम मैनेजमेंट ना उस सब्जेक्ट में मेरा अच्छे से हो नहीं पाया था, बट स्टिल मैं पास हो गई थी और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। बस मैं सैटिस्फाइड इसलिए नहीं थी क्योंकि भाई मैंने 90% पढ़ाई करी है और सिर्फ 70% ही लिखने का मौका मिल रहा है। तो थोड़ा-सा आप समझ सकते हो ना, एक स्टूडेंट के लिए ना क्या होता है
कि जितनी उसने मेहनत करी है उसको उतना एफर्ट करने का अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। रिजल्ट क्या होगा वो बाद की बात होती है, बट उसको एफर्ट डालने का पूरा अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो मुझे बस एफर्ट डालने का थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ना कुछ पॉइंट कम मिला, क्योंकि उस दिन आई डोंट नो, पूरा अच्छे से याद नहीं है, वो वेरिफिकेशन वगैरह होता है ना, 10 बार कॉपी रीचेक होती है, मतलब टीचर का साइन होता है, रोल नंबर फिल कराया जाता है, तो मेरा रोल नंबर स्टार्टिंग में ही रहता था। तो ये सब प्रोसेस ना मेरे टाइम पे बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता था। इसकी वजह से मेरे 15-20 मिनट थोड़े से उन्हीं सब प्रोसेस में वेस्ट हो गए थे, बट ठीक है, रोल नंबर वगैरह फिल करना भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट मेरी नोट्स से ही सारे क्वेश्चंस उसमें आए थे, मतलब क्योंकि मैंने ना सिस्टमैटिकली जो नोट्स मेरी थी वो बहुत ही सिस्टमैटिक नोट्स मैंने बनाई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता था। मेरे कॉलेज का रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट था भाई, कोई फ़ोन वोन अलाउड नहीं है, आपको क्लिनिकल ड्यूटी में 100% अटेंडेंस मेंटेन रखना है, थियरी में 80% अटेंडेंस मेंटेन रखना है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें या यूजलेस चीज़ें पढ़ने का टाइम नहीं था। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि मुझे अपने सिलेबस का हर एक पॉइंट कवर करना है, क्योंकि कितना भी टफ पेपर आ जाए, आएगा तो सिलेबस में से ही। तो इसलिए मैंने सिलेबस के हर एक पॉइंट को पढ़ा था और हर एक पॉइंट मैंने अपने नोट्स में रेडी करी थी। तो इसलिए अगर आप मुझसे नोट्स बाय करते हो तो इट्स माय गारंटी कि आपको सिलेबस का हर एक पॉइंट उसमें मिलेगा और आपका पेपर विद इन सिलेबस ही आएगा, आपके सिलेबस से ही आएगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है। तो इधर उधर की फिजूल की बातों की वजह से अपने आप को टेंशन मत देना, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक स्टडी करते जाओ। और प्लीज़ एग्ज़ाम के 10 दिन पहले से ही स्टडी स्टार्ट कर दो, 2 रात पहले पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है? तो स्क्रीन पे नंबर हाईलाइट है, इस नंबर पे आप @चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग करके अगर मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको नोट्स चाहिए, और नोट्स की सारी डिटेल आपको इधर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने पे मिल जाएगा, ठीक है? तो 499 रुपीज़ में आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की फर्स्ट पार्ट एज़ वेल एज़ सेकंड पार्ट की नोट्स मुझसे बाय कर सकते हो। तो अभी के लिए भाई चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, डीप है बट इम्पॉर्टेंट है। अब चाइल्ड हेल्थ डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों सब्जेक्ट आपकी डिग्री पे 4 चांद लगाने के लिए और आपका पास आउट होने के बाद आपका करियर बनाने के लिए बोनस पॉइंट का काम क्यों करते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हमारा टफ क्यों है, क्योंकि भाई उसमें डिजीज कंडीशन बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्यों ज़्यादा टफ है। तो देखो, नाम से ही क्लियर है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, आपको वो सारे डिजीज कंडीशन पढ़ने हैं जो मेंटल अनस्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि कौन सी कंडीशन में आप पेशेंट को डायग्नोज करते हो कि भाई ये मेंटली अनस्टेबल है या इसको मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है? तो मेंटल पढ़ते पढ़ते ना एक टाइम पे लगता है कि हम अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो चुके हैं, हमारा स्टेबिलिटी डिसबैलेंस हो चुका है। तो इसके लिए भी आपको पूरे सिस्टमैटिक प्लान के साथ काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेंटल में आपको पढ़ना क्या-क्या होता है। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें को मैंने क्लासिफाई किया है, जैसे कि, या फिर कह लो आइडेंटिफाई किया है। जैसे कि पहला अगेन आपका इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ नर्सिंग, भाई वो तो मैंडेटरी है, ठीक है? सारे सब्जेक्ट का पहला यूनिट बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि हमको उससे पूरे सब्जेक्ट का एक नॉलेज ओवरव्यू मिल जाता है ना, जो कि हर यूनिट में पढ़ने के काम आ जाता है। इसके अलावा जैसे कि आपको साइकेट्रिक क्राइसिस एंड साइकेट्रिक इमरजेंसीज इस सब्जेक्ट में होता है और इस यूनिट से क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद है आपके ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उसके अलावा आपका पर्सनालिटी, इमोशनल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इमोशनल बिहेवियर, ये सब जो साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं, यहाँ से ये सब एक नाम है ऑर्गेनिक कंडीशंस, ठीक है? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स, इसके अंडर आपको कई सारे डिसऑर्डर्स मिलेंगे। अगेन इसी तरीके से जैसे मैंने आपको साइकेट्रिक इमरजेंसीज या साइकेट्रिक क्राइसिस बताया, साइकेट्रिक क्राइसिस, इसमें आपको कई सारे कंडीशंस मिलेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में आपको कई सारे कंडीशंस मिलेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा टास्क ये रहता है कि डिजीज़ का क्लासिफिकेशन, कौन सा डिजीज़, कौन सा मेंटल डिसऑर्डर कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये जब हमें समझ में आ जाता है ना, तब जा कर के हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट डे से लेकर के एग्जाम देने तक लगता है कि यार पढ़ लेते हैं, कहीं कोई डिजीज कंडीशन छूट तो नहीं गया, ये डिजीज कंडीशन, ये डिसऑर्डर किसके अंडर था, कौन सी कैटेगरी में था। तो ये सब आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला सब्जेक्ट है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला सब्जेक्ट है, जिसके लिए आपको सिस्टमैटिक स्टडी करनी पड़ेगी और प्रॉपर क्लासिफिकेशन के साथ प्रॉपर लिस्टिंग करके। अगर मान लो आप यूनिट 3 पढ़ रहे हो, उसमें ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो प्रॉपर लिख लो कि भाई ये ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। उसके अंडर सारे लिस्ट बना लो कि कितने डिसऑर्डर्स हैं इस यूनिट में, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स के अंडर कितने सारे मेंटल या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं।
फिर हर एक डिसऑर्डर का आप प्रॉपर डिटेल स्टडी करो, क्या है उसका डेफिनेशन, क्या है इंट्रोडक्शन, क्या है कॉजेटिव एजेंट्स, क्या है साइन एंड सिम्टम्स, क्या है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या है मैनेजमेंट में आपका उसका क्या क्या मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे साइकेट्रिक इलनेस का आपको एनसीपी बनाने आना चाहिए, दैट इज द नर्सिंग केयर प्लान। तब जा करके आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सेमेस्टर एग्जाम देने के काबिल बनोगे। क्योंकि भाई देखो, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो कॉपी एग्जामिनर चेक करता है ना, उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहता है कि उसको स्टोरी पढ़नी ही नहीं है। जिस डिजीज कंडीशन के बारे में पूछा है वो डिजीज कंडीशन किस कैटेगरी के अंडर है, बच्चे ने कितना प्रिसाइजली उस आंसर को लिखा है, कितने एक्यूरेट पॉइंट्स उसमें मेंशन किए हैं, कितने एक्यूरेट हेडिंग सब हेडिंग फ्लो चार्ट बनाया है, दैट्स इट। उसको इस स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इस सब्जेक्ट की प्रॉपर आप कह सकते हो ना कि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक पॉइंट वाइज स्टडी आप करना। अगेन इसकी भी स्टडी का सेम फॉर्मूला है, आपके पास एक प्रॉपर आपके सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की आपकी अपनी एक अलग नोट्स होनी चाहिए। उस नोट्स का कंटेंट आप कहाँ से लिख रहे हो दैट डजेंट मैटर, बट एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए जिसमें वो सारी चीज़ें हों जिसको पढ़ के आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है, उसमें फिजूल की बातें नहीं लिखना है, वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं, वो सारे डिजीज कंडीशन लिखने हैं, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट लिखना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। नोट्स बनाने के लिए सेम फॉर्मूला है। अगर आपके कॉलेज से टीचर आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराए हैं तो उस नोट्स को रिवाइज करके अपनी सेल्फ नोट में वो सारे डिजीज कंडीशन रिवाइज कर लो। अगर आपको कॉलेज के साइड से नोट्स प्रोवाइड नहीं कराया गया है तो आपके पास अभी भी टाइम होगा, आई थिंक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके थर्ड ईयर के एग्जाम कब हैं। ठीक है, आप लाइब्रेरी से बुक इशू कराओ, बट उसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, बहुत डिटेल में जाने की कोशिश मत करना। अगर आप डिटेल में जाने का कोशिश करोगे तो एग्जाम की डेट भी बीत जाएगी और आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही डीप और ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसलिए स्मार्ट स्टडी करना, जो भी बुक पढ़ो लाइब्रेरी से, जो भी बुक इशू कराओ, उसका इंडेक्स पेज ओपन कर लेना। ठीक है, सिलेबस से वो सारे कंटेंट देख लेना कि कौन सा यूनिट, कौन सा डिजीज कंडीशन, कौन सा मेंटल डिसऑर्डर बुक के कौन से पेज नंबर पे दिया है, उसको मार्क कर लो कि अच्छा ठीक है इतने पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। सब मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। सिंस लाइब्रेरी से बुक इशू कराया हो तो हाईलाइट नहीं कर सकते, बट पेंसिल से मार्क कर सकते हो, और टेम्पररी आप स्टिकी नोट्स लगा के पेज नंबर मेंशन कर सकते हो विद डिजीज कंडीशन। ठीक है, जस्ट स्पेसिफिक कंटेंट ही आपको अपनी नोट्स में बनाना है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप कम टाइम में इफेक्टिवली प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप मुझसे नोट्स बाय कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे @mental health nursing मैसेज करके आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 एज वेल एज मेंटल हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 की नोट्स 499 रुपीज़ में ईजिली प्रोवाइड करा दी जाएगी मेरे थ्रू, अगर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करते हो नोट्स के लिए तो। ठीक है, तो फंडा बिल्कुल क्लियर है। अगर आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हो तो मैंने उसका सिस्टमैटिक प्रोसेस बता दिया। अगर आप मुझसे नोट्स बाय करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे @mental health nursing मैसेज करोगे तो 499 रुपीज़ में पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2 आपको दोनों नोट्स मिलेगी। ठीक है, सो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग डीप सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है। इसमें आपको सिस्टमैटिक एज वेल एज स्ट्रैटेजी बेस्ड स्टडी करने की नीड है। ठीक है, तो ये बातें डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको बोनस पॉइंट बताने वाली हूँ कि इन दो सब्जेक्ट को अच्छे से मन लगा के पढ़ने से आपकी डिग्री पे 4 चांद कैसे लगेंगे और पास आउट होने के बाद ये नॉलेज आपके काम कैसे आएगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि ये दो सब्जेक्ट टफ होने के बावजूद भी आपकी डिग्री पे 4 चांद लगाने का काम कैसे करते हैं। तो देखो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग टफ ज़रूर है, लेकिन आपको इसमें चीज़ें टू द पॉइंट लिखनी होती हैं, और अगर आप टू द पॉइंट चीज़ों को अच्छे से लिख करके आओगे ना तो आपको मार्क्स मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। इस सब्जेक्ट में मार्क्स डिडक्ट होते बहुत कम है, क्योंकि अगर आपने सारे डिजीज कंडीशन को अच्छे से स्पेसिफाई करके लिख दिया है तो कोई एग्जामिनर स्टोरी और नंबर ऑफ पेजेस काउंट नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में होता है नंबर ऑफ पेजेस मैटर करते हैं, बट इस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ पेजेस मैटर नहीं करता है, नंबर ऑफ कंटेंट मैटर करता है, मैटर ऑफ कंटेंट मैटर करता है कि आपने लिखा क्या है और वो चीज़ें कितनी प्रिसाइजली और एक्यूरेटली आपने लिखी हैं। तो आपके लिए प्लस पॉइंट यहाँ पे ये बन जाता है कि अगर आप चीज़ों को टू द पॉइंट लिख करके आओगे तो आपको इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर थर्ड ईयर में आपका जो सेमेस्टर का एक फाइनल रिजल्ट मिलता है उसमें अगर आपका SGPA
अच्छा जाता है। तो फाइनल ईयर में जब आपकी डिग्री बनती है, ठीक है? जो आपका एक फाइनल रिज़ल्ट बनता है 8th सेमेस्टर का, जिसमें आपके पूरे 1st टू 8th सेमेस्टर तक के जब जो रिज़ल्ट होता है, उसमें आपका जो प्रॉपर एक अगेन एवरेज निकलता है, उसमें आपका एसजीपीए हाई हो जाता है। तो अगर इन 2 सब्जेक्ट में अभी अच्छा मार्क्स लाने में आप सक्सेस पा लेते हो, तो अल्टीमेटली आप अपनी डिग्री का जो एसजीपीए फाइनल एसजीपीए है आपके रिजल्ट का, उसको आप हाई कर लेते हो। क्योंकि आप जब फाइनल ईयर में जाओगे तो उधर आपका मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड और रिसर्च है, ठीक है? तो मार्क्स तो आपको उधर भी मिल सकते हैं, पास आपको उधर भी होना है, लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में भी टॉप कर जाते हो और फाइनल ईयर के 7th सेमेस्टर में भी टॉप कर जाते हो, फिर आपका जो 8th सेमेस्टर में स्किल बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें सबको एवरेज नंबर ही मिलता है। तो अगर आपका थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का 8th सेमेस्टर एकदम अच्छा, मतलब फाइनल ईयर का 7th सेमेस्टर ही मान के चलो, क्योंकि 8th तो आपका स्किल बेस्ड टेस्ट होगा उसमें। 7th सेमेस्टर और आपका थर्ड ईयर का 6th सेमेस्टर, अगर इन 2 सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स ले आते हो ना, तो पूरा एक जो आपका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा, उसका एसजीपीए आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इन फ्यूचर कहीं आपको मेरिट बेस्ड जॉब मिलनी होगी, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन बहुत ईज़ी हो जाएगा। हालाँकि मेरिट बेस्ड जॉब के चांसेस बहुत कम होती हैं, लेकिन आपको अपना रिजल्ट तो अच्छा करना है ना, तो रिजल्ट अच्छा करना है तो समझो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, जो कि आपका 6th सेमेस्टर और आपका 7th सेमेस्टर होगा। तो 6th सेमेस्टर की गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग को मन लगा के पढ़ना है। बाकी मैंने बता दिया है, अगर आप मुझसे हेल्प चाहते हो तो आप मेरी नोट्स परचेज कर सकते हो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, ठीक है? इसके अलावा अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पास आउट होने के बाद भी इन 2 सब्जेक्ट का नॉलेज आपके लिए बोनस पॉइंट का काम करेगा, तो अब वो बात करते हैं। तो देखो, बोनस पॉइंट मतलब क्या? किसी चीज़ का आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है? देखो, नर्सिंग पास करने के बाद नर्सिंग फाउंडेशन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये जो बेसिक सब्जेक्ट एंड मिडवाइफरी, नर्सिंग में जैसे लाइक फीमेल स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है? मिडवाइफरी, ये सब सब्जेक्ट पढ़ाने के वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। बट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इस सब्जेक्ट का नॉलेज रखने वाले जो स्टूडेंट्स पास आउट होकर के आते हैं ना, उनकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है। क्योंकि देखो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग सीनियर क्लासेस के सब्जेक्ट हैं। अगर आप जीएनएम को पढ़ाते हो तो जीएनएम सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है, ठीक है? अगर आप बीएससी में पढ़ाते हो, मतलब अगर वैसे तो बीएससी पास आउट करने के बाद आपको तुरंत बीएससी वाले बच्चों को पढ़ाने का परमिशन नहीं है, बट इन केस कहीं क्लासेस आपको मिल जाती हैं एज अ गेस्ट लेक्चर के तौर पे, तो अगर आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पूरा प्रॉपर नॉलेज है, तो आपको स्टार्टिंग में ही हायर क्लासेस पढ़ाने का मौका मिलेगा, क्योंकि भाई आपके पास वो नॉलेज है कि आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 1 घंटे का लेक्चर फर्राटेदार ले सकते हो, बिना रुके, बिना डर के, कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर बीएससी करने के बाद आप जीएनएम इंस्टीट्यूट में पढ़ाने चाहते हो, तो जीएनएम सेकेंड ईयर के बच्चों को आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग आ रहा है। इसके अलावा जब आप डेमो देने के लिए जाओगे टीचिंग के लिए, अगर किसी प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग के लिए डेमो देने जाओगे, वहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ा के अगर आप डेमो देते हो, तो वहीं पे आपका इंप्रेशन बन जाता है कि वाह, ये तो जस्ट पास आउट है, बट इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करी हैं ये मैम या ये सर, तो इनको तो भाई जॉब दे ही दो। तो अगर आप देखो, नर्सिंग फाउंडेशन का डेमो देने वाला हर टीचर है, बट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का डेमो देने वाला हर टीचर है। क्योंकि जनरली एक बीएससी पास आउट स्टूडेंट जब डेमो के लिए कहीं जाता है नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर, मतलब क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए, तो वो या तो नर्सिंग फाउंडेशन या तो फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसको हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं, यही 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाता है। बट अगर आप वहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रिपेयर करके चले गए, आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट का कोई डिजीज़ बड़े आराम से पूरा क्लियर कट समझा दिया, तो देखो, बच्चों को समझ आए ना आए, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपका डेमो हो तो आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर की चीज़ें पढ़ा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो सकता है। बट जो पीछे डेमो लेने वाला एडमिनिस्ट्रेटर या प्रिंसिपल मैम या सर बैठे हैं, उनको तो समझ में आ जाएगा ना कि हाँ, ये जो कैंडिडेट हमारे यहाँ डेमो के लिए आई हैं या आए हैं, इनके पास नॉलेज है, इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट का इतना क्लियर कट नॉलेज है, तो भाई ये इनको अगर हम अपने इंस्टीट्यूट में जॉब देंगे तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट होगा। तो एक डेमो देते ही अगर इस सब्जेक्ट का डेमो दे दोगे तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप क्लिनिकल सेक्टर में काम करना चाहते हो, तो देखो, एक जनरल वार्ड में काम करने वाले हेल्थ केयर स्टाफ की जो हेल्थ केयर स्टाफ की सैलरी थोड़ी-सी कम हो सकती है। लेकिन एसआईसीयू, एनआईसीयू, मतलब नियोनेटल इंटेंसिव केयर या सिक इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भाई सैलरी हाई चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक है, एक छोटे से नन्हे मुन्ने न्यूबॉर्न चाइल्ड को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है तो एक स्किल्ड नर्स की ज़रूरत चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर आप कोई प्राइवेट क्लिनिक भी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको SICU NICU में जॉब ईजिली मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वाला जो सब्जेक्ट है उसका आपका क्लिनिकल प्रैक्टिकल सब कुछ क्लियर है। इसके अलावा साइकेट्रिक क्लिनिक में अगर आपके पास मेंटल हेल्थ नर्सिंग का नॉलेज है तो आप साइकेट्रिक क्लिनिक में या फिर आप किसी साइकेट्रिस्ट के साथ एज असिस्टेंट काम कर सकते हो। तो जस्ट ये कि ये 2 सब्जेक्ट का नॉलेज ना आपको नर्सिंग की भीड़ से थोड़ा-सा किनारे हटा करके एक नया रास्ता बनाने का अपॉर्च्युनिटी देना है। तो आप अगर अपने आप को नर्सिंग की ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन से साइड करके अपने आप को एक रास्ता देना चाहते हो, सक्सेस का एक पाथ क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए, तो मेरी बात मानो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर नॉर्सेट, RRB, DSSP, ESIC जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो उस एग्जाम में भी इन 2 सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप अभी इस स्टेज पे इन दोनों सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़े रहोगे तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो आपको इन 2 सब्जेक्ट का बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। बाकी के सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे टफ सब्जेक्ट है और यही आपका प्रिपेयर है। तो फिर आपका जो एक होता है ना कि प्रिपरेशन फेज़ का जो बर्डन है वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तो इन 2 सब्जेक्ट को पढ़ने के कई सारे आप कह सकते हो ना कि प्लस पॉइंट है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो मेरे हिसाब से जो एडवांटेजेस है वो मैंने आपको इस वीडियो में काउंट करा दिए, बता दिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन से सेमेस्टर में हो, आपको सब्जेक्ट कौन-सा टफ लगता है, ठीक है? और ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। वंस अगेन अगर आप BSc नर्सिंग के किसी भी सेमेस्टर के नोट्स बाय करना चाहते हो तो आप सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे नोट्स बाय कर सकते हो, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग की नोट्स की डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि इस वीडियो पे इस चैनल पे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए टाइम टू टाइम बहुत ही यूजफुल वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। सो अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।